दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है एम इस्माइल जी की बुक कॉल ऑफ द टाइगर। कहानी के पिछले पार्ट्स प्लेलिस्ट में हैं और जो हमारी स्टोरी चल रही है द ओल्ड टाइगर एंड बिग लेपर्ड ऑफ मगर दे, उसे आगे कंटिन्यू करते हैं। अब एम इस्माइल जी बोलते हैं कि डीएफओ साहब से इंटरेस्टिंग मुलाकात होने के बाद मैं वापस महू आ गया। अब कुछ दिनों के बाद मैं धोप घाटा की तरफ जा रहा था। मेरे साथ में था कैंपिंग का साजो सामान और मेरा दोस्त मनोहर, जो कि एक बहुत बढ़िया साथी है कैंपिंग के लिए और हमेशा हंसता रहता है, दूसरों को हंसाता रहता है, वो भी मेरे साथ था। अब गांव के एक पुराने कुएं, जिसके चारों तरफ आम के पेड़ थे, वहां पर हमने दो कैंप्स का सेटअप लगाया। अब लोअर नदी जो है वो अपने पानी से इन आम के पेड़ों की सिंचाई करती थी। सुंदर जगह थी और खास बात कि वो जो पुराना किला था जहां पर बूढ़ा टाइगर रहता था, वो जगह यहां से नजर आती थी। अब उस बूढ़े टाइगर के बारे में बोला जाता था कि वो खुद खंगरिया बाबा ही हैं। अब जब हम वहां पहुंचे थे, पहुंचते पहुंचते ही देरी हो गई थी। हमने अपना डिनर बनाया, आम के पेड़ों के नीचे बैठ के डिनर किया और फिर हम सो गए। अब इतनी बढ़िया ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, जंगल की खुशबू आ रही थी और आ रही थी जंगल की आवाजें। मैंने अपनी मच्छरदानी हटा दी और एंजॉय करने लगा जंगल की आवाजों को, जंगल की खुशबू को। इसमें आवाज आ रही थी नाइट जार की, झींगुरों की, और जो आम के पेड़ के पत्ते हिल के आवाज कर रहे थे, उसको सुनने में भी बहुत आनंद आ रहा था। अब मैं मन ही मन कल्पना कर रहा था कि नरम गद्दे वाली बड़ी बिल्लियां, यानी कि टाइगर और लेपर्ड, निकल पड़े होंगे अपने शाम की यात्रा पर। और मैं कल्पना कर रहा था डरे हुए हिरणों की, नीलगाय की, जो कि घास भी चर रहे होंगे, बीच बीच में अपने कान खड़े होके यहां वहां भी देख रहे होंगे। अब इस तरह के जंगल की खुशबू, आवाजें और फील जो लोग समझते हैं वो अंदाजा कर पा रहे होंगे कि मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं उस जंगल की खूबसूरती को बयान कर सकूं। अब अगले दिन सुबह मुझे इंदौर जाना था, क्योंकि मुझे स्वागत करना था प्रोफेसर फिंच का, जो कि आ रहे थे बॉम्बे से। हमारे पास ट्रांसपोर्ट के साधन उपलब्ध थे। मेरे पास थी टू सीटर V8 फोर्ड, जो कि थी 1934 मॉडल की। मनोहर के पास भी फोर्ड थी, जो मेरी गाड़ी से 10 साल पुरानी थी, यानी कि 1928 मॉडल। ये दोनों गाड़ियां परफेक्ट थीं ऑफ रोडिंग करने के लिए, क्योंकि ज्यादातर तो हमें गाड़ी चलानी थी बैलगाड़ी के बने हुए रास्तों पर ही। उबड़ खाबड़ रास्ते जहां बड़े बड़े पत्थर थे, आजकल जो नई गाड़ियां आ रही हैं उनमें तो इतनी स्ट्रेंथ ही नहीं है कि वो ऐसे रास्तों पर चल सके। अब आजकल की चमकने वाली गाड़ियां जहां देखो वहां खड़ी हो जाएंगी ऐसे रास्तों पर और छोड़ने लगेंगी धुआं। लेकिन जो हमारी पुरानी ब्यूटीज हैं, ऐसे रास्तों पर धड़धड़ाते हुए निकल जाती हैं, जैसे कि वो जॉगिंग कर रही हो। आजकल की जो नई गाड़ियां आ रही हैं, मैं उन्हें पसंद नहीं करता। वो चमकती तो बहुत हैं, लेकिन वो सही हैं शहरों के लिए। अगर आपको जंगल में जाना है, ऑफ रोडिंग करनी है, तो अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस चाहिए, पावरफुल इंजन चाहिए, जो कि था पुरानी कारों में। क्योंकि ये कारें रफ टेरेन में कुछ कुछ वैसी ही चलती हैं जैसे चलती है जीप। अब जब मैं अगले दिन इंदौर पहुंचा और जो बॉम्बे से आने वाला हवाई जहाज आया, हवाई जहाज तो उतरा, लेकिन उसमें नहीं उतरे प्रोफेसर फिंच। मुझे लगा कोई जरूरी काम आ गया होगा और जरूर उन्होंने मुझे टेलीग्राम किया होगा, जो कि आया होगा मेरे महू के एड्रेस पर। तो मैं चल पड़ा महू की तरफ। 14 किलोमीटर की दूरी पर था महू। जब मैं पहुंचा अपने घर के एड्रेस पे, तो वहां पर टेलीग्राम आया हुआ था और उस टेलीग्राम में मैसेज था कि मुझे प्रधानमंत्री जी ने बुला लिया है जरूरी काम से, कुछ परमाणु अनुसंधान के बारे में चर्चा करनी है। अब ये जान के मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि एक तो जो मैंने उनसे वादा किया था
कि मैं उन्हें टाइगर दिखाऊंगा, वो पूरा नहीं हो पाया। और दूसरा, इतने इंटरेस्टिंग इंसान के साथ जो मुझे 10 दिन गुजारने का मौका मिलने वाला था, वो मौका भी मुझे नहीं मिल पाया। कुछ दिनों के बाद फिर एक ऐसा मौका आया कि जब प्रोफेसर फिंच आने वाले थे, फिर आखिरी मौके पर वो प्रोग्राम कैंसिल हो गया। इस बार सामर झील के नमक पर कुछ रिसर्च करनी थी। अब कोई आदमी अगर प्रसिद्ध हो जाता है तो उसके फायदे भी हैं और नुकसान भी है। अब मैं वापस अपने कैंप की तरफ चल पड़ा, जो कि था धोप घाटा के पास में। वहां मैंने देखा मनोहर बैठा हुआ है, गांव के कुछ लोगों के साथ चर्चा कर रहा है। अब जिनसे वो चर्चा कर रहा था, उनमें एक तो था कन्हैया, जो कि हमारा जंगल मैन था, हमारा साथ देने के लिए आया था। और दूसरा सबसे बकवास फॉरेस्ट गार्ड था, जिसका कि नाम था बिहारी। अब मनोहर उन लोगों से बहस कर रहा था, गांव वालों से, कन्हैया से, बिहारी से, जो कह रहे थे कि इस जंगल में कोई भी शिकार नहीं किया जा सकता जब तक प्रॉपर पूजा ना की जाए, और जो दरगाह है खंगरिया बाबा की, वहां पर चढ़ावा ना चढ़ाया जाए, जो कि हमारे कैंप से 2 फरलॉन्ग की दूरी पर है। अब मनोहर मन ही मन उन लोगों को गाली दे रहा था कि अभी भी वो लोग इतनी दकियानूसी बातें करते हैं। मनोहर बोल रहा था कि दूर कहीं पे कोई टाइगर जा रहा होगा, मैं उसका कान खींच के आ सकता हूं, किसी भी टाइगर को मैं गोली मार सकता हूं, और ना तो खंगरिया बाबा और ना ही कोई दूसरा बाबा उनको बचाने आ सकता है। बिहारी ने अपने पैर फैलाए हुए थे और एक छड़ी से अपने पैरों की उंगलियों को गिन रहा था, पता नहीं क्यों। और मुझे इस बात पे कोई शक नहीं है कि जब जब वो अपनी उंगलियों को गिन रहा था, उसकी उंगलियां आ रही थी 10 की 10। अब बिहारी को पूरा यकीन था कि खंगरिया बाबा के पास चमत्कारिक शक्तियां हैं और वो रक्षा कर सकते हैं जंगली जानवरों की। लेकिन उसके बगल में बैठा था कन्हैया, जो गुस्सा था, पावरफुल भी था। उसके सामने बोलने से पिटने का डर था। अब मैंने पहले तो ठंडे पानी से अपना चेहरा धोया, पानी पिया, उसके बाद मैं आके बैठ गया इस बहस में शामिल होने के लिए। सबसे पहले तो मैंने कन्हैया से कहा कि मेरी गाड़ी जो थोड़ी दूरी पर खड़ी है, जाकर उस पर कपड़ा मार दो। अब मैं पहले आपको बता दूं कि जो बहस चल रही थी वो मात्र इस बात पर थी कि शिकार पर जाने के पहले पूजा की जाए कि ना की जाए, जो कि होनी थी खंगरिया बाबा की। अब अगर आप जंगल में अपना समय गुजारते हो तो वो और ज्यादा आनंददायक हो जाता है अगर आसपास के रहने वाले आपके साथ सहयोग बना के चले। अब उनके विश्वास में शामिल होने के लिए ना तो बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत थी, ना बहुत ज्यादा प्रयत्नों की जरूरत थी। तो मैंने उनसे पूछा कि ये खंगरिया बाबा की पूजा कैसे की जानी है, कब की जानी है, कितने सामान की आवश्यकता है, और वो सामान मिलेगा कहां से, और पूजा करेगा कौन। अचानक से माहौल बदल गया, सबके चेहरे खिल गए, और वो फॉरेस्ट गार्ड, जो कि यूजलेस था और अपनी उंगलियां गिन रहा था, हर बार उसकी उंगलियां 10 की 10 आती थी, अब वो भी उन बातों में इंटरेस्ट लेने लगा था। अब अगर मुझे ठीक से याद है तो जो खंगरिया बाबा की पूजा होनी थी, उसमें जिन चीजों की जरूरत थी वो थी एक पीले रंग का कपड़ा, एक नारियल, घी, थोड़ा गुड़ और थोड़ा सा चावल। इस सारे सामान को मंगाने के लिए जितने पैसों की आवश्यकता थी वो थे मात्र 3 या 4 रुपए। अब एक बड़ा गांव था जिसका कि नाम था कनार, जो कि यहां से 8 मील की दूरी पर था। वहां ये सारा सामान मिल जाने वाला था। अब एक राजू नाम का फॉरेस्ट गार्ड था जो कि रिटायर हो चुका था। उसे वो तरीके पता थे कि खंगरिया बाबा को ये सारी चीजें कैसे भेंट स्वरूप चढ़ानी है, ताकि वो हमसे नाराज ना होने पाए। क्योंकि खंगरिया बाबा की जो इमेज थी वो एक बुरी आत्मा के रूप में थी, जो कि नाराज होते थे, लोगों को दंड देते थे। कुछ दिनों के पहले खंगरिया बाबा ने कुछ ऐसा किया था कि पूरे के पूरे गांव ने उनके खिलाफ बगावत कर दी थी। गांव वालों ने वो खंबा उखाड़ दिया था जो कि खंगरिया बाबा की अथॉरिटी को प्रूव करता था, और लोगों ने उसे उखाड़ के लोर नदी में फेंक दिया था। जो गोल पत्थर उस पिलर के साथ थे,
उन्हें भी नदी में फेंक दिया था, आसपास के जंगल को भी जला दिया था। अब इस बात से खंगरिया बाबा नाराज हो गए थे और उन्होंने इतना बड़ा अकाल या सूखा लाया बदला लेने के लिए कि पहले कभी नहीं आया था। अब वो जो कनार गांव था, जो कि 8 मील की दूरी पर था, मगरदे जो कि 4 मील की दूरी पर था, वहां पर तो बहुत सारी बारिश हुई थी, लेकिन धोब घाटा में नहीं हुई थी। अब कुछ समझौता हुआ जंगल के देवता और गांव वालों के बीच में। उन्होंने वो पिलर दोबारा लगा दिया, पत्थर स्थापित कर दिए, लेकिन खंगरिया बाबा का जो राशन जाता था उसमें कटौती कर दी गांव वालों ने। क्योंकि उसके पहले जब लोग पूजा करते थे खंगरिया बाबा की, तो ज्यादा सामान भेंट स्वरूप चढ़ाते थे, लेकिन अब पूजा करते हैं कम सामान चढ़ाते हैं, क्योंकि लोग खुशी खुशी ये नहीं करते, क्योंकि खंगरिया बाबा अच्छा काम नहीं करते, बुरा ही बर्ताव करते हैं। अब ये जो पूजा होती थी एक तरह का ब्लैकमेल था, जो कि खंगरिया बाबा करते थे कि ये करो नहीं तो मैं नुकसान करूंगा। तो ये जो समझौता था गांव वालों और वहां के देवता के बीच में, ये कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होता था हर नया काम शुरू करने के पहले। अब चाहे खेत से फसल काटनी हो, किसी के घर में नामकरण हो, किसी के घर में शादी हो, कोई नया मकान बनवा रहा हो, कोई बीमारी से ठीक होना चाहता हो, तो पूजा करनी जरूरी थी। अभी के केस में हम सक्सेसफुल टाइगर शूट करना चाहते थे, तो पूजा करनी जरूरी थी। अब ये सामान लाने की जिम्मेदारी मैंने सौंपी कन्हैया को, उस कन्हैया को कि जो अभी सबसे झगड़ा कर रहा था कि ऐसी पूजा नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो खुशी खुशी राजी हो गया जब मैंने उसे बोला कि मैं तुम्हें एक्स्ट्रा पैसे दूंगा तुम्हारे जरूरी सामान को लाने के लिए, और जो हमारा कुक है बाबू राव उसके लिए भी, लेकिन उस एक्स्ट्रा सामान को तुम्हें कम कम किफायत के साथ इस्तेमाल करना हो। कन्हैया की खुशी का ठिकाना नहीं था। अब दोपहर को काफी देर हो गया था, तो कन्हैया कनार गया, लेकिन रात को वहीं रुक गया। कन्हैया को गए हुए आधा घंटा भी नहीं हुआ था कि एक आदमी दौड़ता हुआ आया, बड़ी जोर से हाँफ रहा था और बोला यहां से आधा मील की दूरी पर उसके बैल को टाइगर ने मार दिया है। और उसके जो दूसरे जानवर थे उनमें भगदड़ मच गई थी, और ये आदमी जिसके पास केवल एक लाठी थी अपने जानवर को बचा नहीं पाया, केवल दे पाया तो गालियां, चिल्लाते हुए। उस आदमी ने अपनी आंखों से देखा जब टाइगर उसके पसंदीदा बछड़े को मार रहा था, और जब उसको उसने मार दिया बड़ी ही शांति के साथ टाइगर उस बछड़े को जंगल के अंदर खींच के ले गया। उसने ध्यान भी नहीं दिया इस आदमी की तरफ जो लाठियां जमीन पर पटक रहा था और जोर जोर से चिल्ला रहा था। टाइगर का सोचना था अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। अब जब यह खबर मुझे मिली थी उस वक्त शाम के 6 बज चुके थे। अब यह तय हुआ कि मैं इसी वक्त टाइगर की खोज में जाऊंगा, क्योंकि जो बछड़ा मारा है वो बहुत बड़ा नहीं है, टाइगर उसे एक बार में ही खा जाएगा, दोबारा वापस आने का चांस ही नहीं है। अब मेरा एक आदमी था जिसका कि नाम था गांधी, जिसे कि मैं अपने साथ लाया था टाइगर की खाल उतारने के लिए और बाकी कामों में मदद के लिए, और जिसको कि मैं नौकरी से निकालने वाला था क्योंकि वो चोरी बहुत करता था। उसने भी मुझसे कहा कि साहब मैं भी आपके साथ चलना चाहता हूं। तो हम 3 लोग, गांधी, मैं और वो आदमी जो कि बैल के मरने की खबर लेके आया था, हम साथ में चले। हमने एक झाड़ियों का इलाका क्रॉस किया जहां पर बहुत सारे नील गायों के जाने के निशान बने हुए थे। 2 नील गाय के मेल मैंने कुछ दिनों पहले ही मारे थे, ताकि हमारे कैंप के लिए मीट मिल जाए और कुछ मीट बांट दिया जाए गांव वालों में। वहां पर हमें एक बड़े हाइना के पगमार्क भी मिले। एक मोड़ हमने लिया तो हमें कुछ नेवले मिले जिनके मुंह में एक बड़ी छिपकली दबी हुई थी। अब उन नेवलों ने हमारी तरफ ध्यान से देखा, कान खड़े किए, फिर वो झाड़ियों में चले गए। भाग रहे थे तो आवाज हो रही थी। अब ऐसी जगह पे दबे कदमों से चल पाना बड़ा मुश्किल काम था। अब मेरा यह सोचना था कि चुपचाप चलने की बात छोड़ी जाए, जल्दी जल्दी उस जगह पर पहुंचने की कोशिश की जाए, क्योंकि टाइगर अभी उस बछड़े को खा ही रहा होगा। क्योंकि जब टाइगर भोजन कर रहा होता है और उस वक्त
कोई वहां पर पहुंच जाए तो टाइगर भागने की जगह गुर्रा के उस इंसान को भगाने की कोशिश करता है। इस बात की भी संभावना थी कि वो काउंटर चार्ज करे। इस जंगल में रोशनी बहुत अच्छी आ रही थी, बहुत ज्यादा छोटी झाड़ियां भी नहीं थी, लेकिन इस काम के लिए अकेले जाने की जरूरत थी। 3 लोग जाते तो आवाज ज्यादा होती। तो मैंने उन लोगों से कहा कि मुझे उस मैदान के पास ले चलो जहां पर टाइगर ने उस बछड़े या बैल को मारा है। उसके बाद आगे का काम मैं खुद देख लूंगा। कुछ देर बाद हम वहां पहुंच गए जहां एक चौड़ा सा मैदान था। सामने नजर आ रहा था झाड़ियों और पेड़ों का जंगल। अब इसके 3 तरफ तो जंगल था मैदान के। एक तरफ पथरीला नाला था जिसमें अभी भी पानी था, और उस नाले के दूसरी तरफ बड़ा घना जंगल था जो मीलों दूरी तक फैला हुआ था। अब जो नाले के किनारे थे उनमें करीब 20 गज की दूरी थी, और मुझे ये बताया कि नाले से करीब 25 गज के पहले उस बछड़े को टाइगर ने मारा है। बछड़े को मारने के बाद टाइगर इस नाले को क्रॉस करके उसे घने वाले जो कि मीलों दूरी तक फैला हुआ जंगल था वहां ले गया है, और उसे उसने पार किया है उस बड़े से पत्थर के पास से जो कि दूर से ही नजर आ रहा था। अब उन लोगों से मैंने कहा कि यहीं रहना जब तक कि मैं वापस ना आ जाऊं। उसके बाद मैं सीधे उस जगह की तरफ बढ़ चला जो कि मुझे दिखाई गई थी। मेरे इन्फॉर्मर ने मुझे बताया था उस बछड़े की उम्र थी करीब 1 साल, और उसका रंग था सफेद। जब आप जंगल में जाएं और शिकार को ढूंढने जाएं तो आपको मालूम होना चाहिए कि उसका रंग क्या था, क्योंकि ढूंढने में आसानी होती है। अब जब मैं उस जगह पे पहुंचा तो वहां पर मुझे संघर्ष के निशान मिले, खून की बूंदें मिली। उन बूंदों पर मक्खियां बैठ चुकी थीं, और मुझे पग मार्क मिले, और ये पग मार्क टाइगर के नहीं थे। ये पग मार्क थे एक बड़े लेपर्ड के। अब ये कोई पहला मौका नहीं था जब एक डरे हुए गांव वाले ने मुझे बोला है कि टाइगर ने हमला किया है, जबकि वो हमला किया था लेपर्ड ने। अब मैं आपको इसका कोई परफेक्ट जवाब दे नहीं सकता कि इस तरह की गलती लोग क्यों करते हैं, लेकिन वो करते हैं। अब क्योंकि यहां से मुझे घसीटने के निशान साफ नजर आ रहे थे, तो अब कुछ बातें थी जिनका कि मुझे ध्यान रखना था। कि एक तो बछड़ा 1 साल का था, उसे टाइगर ने नहीं मारा था, लेपर्ड ने मारा था, और लेपर्ड उसे उठा के नहीं ले गया था, घसीट के ले गया था। अब इन बातों को ध्यान रखते हुए मैं एक बात समझ चुका था कि वो जानवर जो कि मर चुका है, या वो जानवर जो कि उसे मार चुका है, यहां से बहुत ज्यादा दूरी पर नहीं है। नाले से थोड़ी ही दूरी पर मेरा सामना हो जाएगा उस बड़े लेपर्ड से। अब मैं थोड़ी देर चुपचाप खड़ा हो गया, सुनने की कोशिश करने लगा कि क्या हड्डियां चटकने की आवाज आ रही है, क्योंकि टाइगर या लेपर्ड जब अपना शिकार खाते हैं तो हड्डियों के चटकने की आवाज आती है, लेकिन ऐसी कोई आवाज नहीं आ रही थी। तो अपने राइफल का सेफ्टी कैच मैंने हटाया और मैं चल पड़ा जंगल की तरफ। एक टाइगर अगर उस बछड़े को लेके जा रहा होता तो वो कुछ उसी तरीके से उठा के अपने मुंह में ले जाता जैसे कि एक बिल्ली चूहे को ले जाती है, लेकिन यहां पर टाइगर नहीं था, लेपर्ड था। और दूसरी बात, अगर टाइगर या लेपर्ड अपने शिकार को लेके कहीं जाता है तो उसकी दिशा का पता लगाने में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको यह मालूम चल जाए कि जो जानवर शिकार हुआ था उसका वजन क्या था या साइज क्या था, और जिस जानवर ने उसे मारा है उसका साइज क्या था। अगर कोई लेपर्ड अपने शिकार को घसीटता नहीं है, मुंह में उठा के ले जाता है, तो ये माना जाता है कि वो उसे थोड़ी दूर तक ले जाएगा। ऐसा तब होता है जब वो लेपर्ड किसी बकरी या छोटे बछड़े को मारता है, गांव के पास मारता है, लेकिन उसे खाना चाहता है दूर, शांति के साथ, गांव के नजदीक नहीं खाता। उसे चाहिए होता है एक सुरक्षित शांत इलाका जहां बिना किसी डिस्टरबेंस के वो उसे खा सके। दूसरी वजह यह होती है कि अगर वो अपने शिकार को घसीट के लेके जाएगा, उसमें टाइम बहुत लगेगा, ज्यादा दूर तक ले जाने में दिक्कत होगी, और गांव वाले कई बार लाठी डंडा लेके पीछे भागते हैं, तो पिटाई का भी डर होता है, और यह भी डर होता है कि वो शिकार छोड़कर उसे भागना पड़े। तो वो घटनास्थल से जल्दी के जल्दी भागना चाहता है, और वो चाहता है कि इतनी मेहनत से जो उसने शिकार किया है वो उसके पास बना रहे, छोड़कर भागना ना पड़े।
इसलिए वो उसे मुंह में उठा के भागना चाहता है, जो काम जल्दी किया जा सकता है। यही कारण है कि एक लेपर्ड जो कि बड़े साइज का है, वो एक बड़े जानवर को नहीं मारता गांव के आसपास, क्योंकि उसे मालूम होता है कि इसे यहां पर वो खा नहीं सकता, दूर ले जा नहीं सकता। आदमखोर तेंदुए की बात अलग होती है, क्योंकि उसे इंसान का डर खत्म हो चुका होता है और उसे मालूम था कि कोई उसका पीछा करेगा नहीं जब वो इंसान को मार देगा। टाइगर चाहे छोटा शिकार मारे चाहे बड़ा शिकार मारे, उसे मुंह में दबा के आगे बढ़ता है, क्योंकि उसकी ताकत बहुत ज्यादा होती है। आप समझ लीजिए कि हमारे साथ भी ऐसा होता है। अगर हमें भारी सामान उठाना है, हल्का सामान उठाना है, तो भारी सामान को हम घसीट के लेके जाते हैं, अगर तो वो टूटने वाला सामान नहीं होता। लेकिन हल्का सामान होता है और हमें केवल बगल वाले कमरे में लेके जाना होता है, तो हम उसे उठा के ले जाते हैं। लेकिन अगर कोई छोटा सामान उठाए, सिगरेट की डब्बी उठाए, तो उसे वो कभी घसीटता नहीं है। चाहे एक कमरे में जाना हो चाहे दूर जाना हो, उसे वो उठाकर ही चलता है। तो अब हम वापस स्टोरी पर आते हैं कि एक बहुत बड़ा लेपर्ड, जिसके की पग मार्क मैंने देख लिए थे, वो एक हल्के शिकार को लेके गया है, लेकिन उसके बावजूद वो उसे उठा के नहीं ले गया है, घसीट के ले गया है। इसका मतलब उसका इरादा इसे ज्यादा दूर तक ले जाने का नहीं है। और क्योंकि नाले के दूसरे तरफ घना जंगल था, इंसानों की आवाजाही वहां पर थी नहीं, इसलिए मुझे पूरी उम्मीद थी कि जैसे ही मैं उस नाले को क्रॉस करूंगा, मैं उस लेपर्ड के पास पहुंच जाऊंगा। तो मैंने अपनी राइफल का सेफ्टी कैच हटा दिया और जमीन किस तरह की है उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, और मैं चलता रहा। वो बड़ा पत्थर जो मुझे उंगली के इशारे से दिखाया गया था, उसके पास से उस नाले को मैंने क्रॉस किया और घुस गया जंगल के अंदर। अब ऐसे समय पे आपको ज्यादा ध्यान देना नहीं चाहिए पग मार्क को ढूंढने में। अपना ध्यान रखना चाहिए आसपास की झाड़ियों के पीछे और आवाजों के पीछे, क्योंकि ऐसी कंडीशन में टाइगर या लेपर्ड अपनी पोजीशन भी चेंज कर लेता है, और वो जब करता है शायद एक झलक ही आपको दिखे, और फिर वो आता है बिजली की तेजी से। और जब वो आता है बिजली की तेजी से, तो वो जबरदस्त मसल्स और हड्डियां, जिनका वजन बहुत है, आपकी तरफ आ रही होती हैं। आपको उसे रोकने का एक ही उपाय है, छोटी सी लेड की गोली। अगर वो सही टाइम पर नहीं चली, तो वो भारी भरकम वजन आपके ऊपर गिर जाएगा और फिर आप उठ नहीं पाओगे। नाले को क्रॉस करके मैं 5 कदम भी नहीं चला था कि मुझे थोड़ी दूरी पर एक सफेद रंग का धब्बा एक झाड़ी के अंदर नजर आया। मुझसे 10 कदम की दूरी पर वो धब्बा था, और वो धब्बा नहीं था, वो था वो बछड़ा जिसे लेपर्ड ने मार दिया था। अब सवाल ये उठता था कि क्या वहां पर लेपर्ड है, या मुझे देख के शिकार को छोड़कर भाग गया है। अब मैं अपनी आंखों से और कानों से लेपर्ड को तलाशने की कोशिश कर रहा था। अब मुझे जो आवाज आ रही थी, डव पक्षी के बोलने की आवाज आ रही थी, और कुछ छोटी बर्ड्स शिकार के आसपास ही बैठी थी। अब जो बर्ड आसपास बैठी थी वो आई थी मक्खियां पकड़ने के लिए, और मक्खी को उठा के पेड़ों की डाल पर बैठ जा रही थी। अब वो रेड स्टार्ड पक्षी, उसे मारने का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि उसे मारना कोई शिकार की श्रेणी में नहीं आता। और एक बात और है कि अगर टाइगर या लेपर्ड शिकार के नजदीक होता है, तो ये पक्षी वहां जमीन पर बैठते नहीं है। ये पक्षी वहां पर बैठे थे, इसका मतलब वो लेपर्ड शिकार के नजदीक नहीं था। अब मैं उस बछड़े के नजदीक गया तो देखा उसके घावों से अभी भी खून बाहर आ रहा था, और उसका शरीर अभी भी गर्म था। अब साफ जाहिर हो रहा था कि लेपर्ड ने मुझे नाला क्रॉस करते हुए देख लिया और शिकार को छोड़कर चला गया। अभी के लिए वो वापस लौटेगा उस वक्त जब उसे वहां पर डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं होगा। अब मैं 10-15 मिनट तक वहां पर ढूंढता रहा। लेपर्ड के जब नामो निशान नहीं मिले, तो मैं वापस नाले की तरफ चला गया और अपने दोनों साथियों को मैंने सिग्नल दे दिया कि वापस आ जाओ। अब मैंने गांधी से बोल दिया कि कैंप वापस जाओ, मेरी टॉर्च लेकर आओ, और मेरे साथी से बोल देना कि डिनर पर मेरा इंतजार ना करे, क्योंकि आज मैं लेपर्ड के इंतजार में यहीं पर बैठूंगा। अब दूसरे साथी को मैंने साथ लिया और लेपर्ड के किल वाली जगह पर पहुंच गया। वो झाड़ी के अंदर था जिसमें कांटे थे, और आसपास ऐसा कोई पेड़ नहीं था जिसमें छिपकर बैठा जा सके लेपर्ड के इंतजार में। करीब 25 गज की दूरी पर
एक ऐसा बरगद का पेड़ था जो कि कभी तूफान में गिर गया था। अब जब ये गिरा था तो आधी तरफ से इसकी जड़ों ने जमीन को पकड़ा हुआ था, आधी तरफ की जड़ें एक्सपोज हो गई थी, यानी कि नजर आ रही थी। अब आधी जड़ें जब थीं तो पत्तियां जिंदा थीं, हरा पेड़ था, लेकिन वो 30 डिग्री के एंगल पर झुका हुआ था। ऐसा एंगल था कि एक आदमी भी चलते हुए पेड़ पर चढ़ सकता था। अब थोड़ी दूरी पर करीब जमीन से 5 फीट की ऊंचाई पर एक फोर्ट थी जिसमें रात को अच्छे से बैठा जा सकता था, अगर तो वो बड़ा लेपर्ड समय से पहले वापस ना आ जाए। अब इस पेड़ के पास में एक खुली जगह थी, तो उन झाड़ियों के अंदर जो शिकार था उसे घसीट के हमने खुले एरिया में रख दिया। अब अगर आप लेपर्ड के शिकार को घसीट के एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हो तो लेपर्ड को इसमें शक नहीं होता, ऐसा नहीं होता कि वो वापस अपने शिकार पर ना लौटे। ऐसा मैंने कई बार पहले भी किया है। लेपर्ड वहां पर आता है, हाँ, उसके चेहरे पर थोड़े अचंभे के साइंस आते हैं। वो सोचता है कि वो कौन था जिसने मेरे शिकार को छेड़ा है। अब जहां पर हमने शिकार को शिफ्ट किया था वो उस जगह से साफ नजर नहीं आता था। अगर तो एक कुत्ता होता तो बड़े आराम से गंध सूंघ के शिकार को ढूंढ लेता, लेकिन टाइगर या लेपर्ड हो तो उनके सूंघने की शक्ति अच्छी नहीं होती। अच्छी नहीं होती क्या, बहुत बुरी होती है। मैं तो कहता हूं इतनी बुरी होती है कि शायद इंसान से भी कम होती है। वो ऐसे सड़े गले मांस को खा लेते हैं जिसमें बहुत सारी ब्लू बॉटल फ्लाइज होती हैं, और उसको बगल में बैठ के खाते हैं। और वहां से 15-20 फीट की दूरी पर बैठा हुआ इंसान अपनी नाक को दबा रहा होता है क्योंकि वो बदबू उसे सहन नहीं होती। और जितने लेपर्ड के शिकार मैंने हटाए हैं, उन्होंने उस शिकार को उसकी गंध से नहीं ढूंढा, उसके निशानों से ढूंढा कि उसके कुछ बॉडी पार्ट्स या खून कुछ ना कुछ गिर जाते थे। उसको देखते हुए वो शिकार तक पहुंच जाते थे। एक बार तो जब मैंने शिकार को शिफ्ट किया तो लेपर्ड जब उसे ढूंढ नहीं पा रहा था, और जब उसने अपना शिकार ढूंढ लिया तो एक पिल्ले की तरह, पपी की तरह खुश होके उसके चारों तरफ घूमने लगा। फिर उसने दहाड़ भी मारी जैसे कि वो खुशी जता रहा हो कि उसका खोया हुआ शिकार उसे वापस मिल गया। हालांकि वो लेपर्ड सुरक्षित था क्योंकि उसे मैं मारने नहीं गया था। मेरा इरादा था केवल उसकी फोटो खींचना, लेकिन क्योंकि अंधेरा हो गया था तो वो काम भी मैं नहीं कर पाया। तो लेपर्ड के शिकार को शिफ्ट करने में कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन अगर वो शिकार टाइगर का है तो उसे वहीं छोड़ दो, बिल्कुल भी मत छेड़ो। एक टाइगर ज्यादा शक करता है अगर उसका शिकार हटा दिया जाए या फिर उसकी पोजीशन चेंज कर दी जाए तो फिर वो उस शिकार पर वापस नहीं आता। यहां तक कि अगर आपने कुछ झाड़ियां काटी जो कि आपके और शिकार के बीच में आ रही थी तो उन्हें भी वहां पर काट के मत डालिए, दूर डालिए, क्योंकि उन्हें देख के भी टाइगर समझ जाता है कि यहां इंसान ने कुछ हरकत की है। अब मुझे लगता है कि यहां पर कई अनुभवी शिकारी मेरी बात से असहमत होंगे। वो सोच रहे होंगे कि जिस तरह से लेपर्ड के शिकार को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया जा सकता है, टाइगर के शिकार को भी किया जा सकता है। तो इस परिस्थिति में मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूंगा कि मेरा यह अनुभव है कि टाइगर के शिकार को छेड़ना नहीं चाहिए। अगर आप ऐसी परिस्थिति में फंसें तो टाइगर के शिकार को हटाने की गलती कभी ना करें। तो दोस्तों, इस एपिसोड में इतना ही। बाकी की कहानी कंटिन्यू करेंगे अगले एपिसोड में। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।